नमस्कार दोस्तों कल अमेरिका ने बड़ा कदम लेते हुए 75 कंट्रीज का जो इमिग्रेंट वीजा है उसको सस्पेंड कर दिया। मतलब इन देशों को इमिग्रेंट वीजा अब नहीं दिया जाएगा अमेरिका के द्वारा। आप देख सकते हो खबर, पाकिस्तान बांग्लादेश हिट एज यूएस फ्रीजेज इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग फॉर 75 कंट्रीज। एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि हम 75 देशों की बात कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये इमिग्रेंट वीजा है क्या, बाकी के वीजा से ये कैसे डिफरेंट होता है और ये क्या इंपैक्ट करेगा, यूएस की जो छवि है दुनिया में वो किस तरह से जा रही है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2027 की, जिसमें आप प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी करना चाहते हैं और 18 बुक्स का पूरा सेट अगर आप चाहते हो कि आपके घर पर आए, तो ये प्रतिज्ञा बैच को अवेल कर सकते हैं। 17 जनवरी लास्ट डेट है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये कि अमेरिका ने क्या कहा है। देखो, कल जो है यूनाइटेड स्टेट्स की डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ने अनाउंस किया सस्पेंशन ऑन इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग फॉर सिटीजन्स ऑफ 75 कंट्रीज। मतलब ये 75 जो देश है, मैं आपको बताऊंगा ये कौन कौन से हैं, इनको जो इमिग्रेंट वीजा दिया जाता था इनके नागरिकों को, वो सस्पेंड कर दिया गया है और ये लागू होगा 21 जनवरी से। मतलब अगले 5-6 दिन में लागू हो जाएगा। और ये सस्पेंशन, ध्यान रखिएगा, इनडेफिनेट है। मतलब ये कब तक रहेगा, आगे आने वाले कुछ हफ्ते तक, कुछ महीनों तक, कई सालों तक, इसके बारे में बताया नहीं गया। इनडेफिनेट ये बैन लगा दिया गया है। और ये पॉलिसी, ध्यान रखिए, सिर्फ इमिग्रेंट वीजा पर अप्लाई होती है, ना कि ट्रैवल बैन पर। जो ट्रैवल है आपका अभी भी कर सकेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे अगर हम इमिग्रेंट वीजा की बात करें, इमिग्रेंट वीजा का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वीजा दिया जाता है अमेरिका के द्वारा फॉरेन नेशनल्स को, ताकि वो आगे चलकर परमानेंटली रह सकते हैं अमेरिका के अंदर। जो लॉफुल परमानेंट रेसिडेंट हैं, जो स्टेटस है, ग्रीन कार्ड जैसे आपने सुना होगा, वो ऑब्टेन कर सकते हैं आगे चल के, और अल्टीमेटली वो एलिजिबल हो जाएंगे यूएस सिटीजनशिप के लिए। तो इस तरह के जो वीजा होते हैं जहां पर आप लॉन्ग टर्म अमेरिका में रहते हो, फिर वहां की नागरिकता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उस तरह के वीजा को हम इमिग्रेंट वीजा कहते हैं। और कॉमन इमिग्रेंट वीजा कैटेगरीज जैसे फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन हो गया, डाइवर्सिटी वीजा हो गया, रेफ्यूजी और ह्यूमैनिटेरियन परमानेंट वीजा हो गए। तो ये सारे वीजा पर बैन लगाया गया है इन 75 देशों के ऊपर। अच्छा, यूएस की जो एम्बेसीज हैं और जो काउंसुलेट्स हैं, दे विल स्टॉप इशूइंग न्यू इमिग्रेंट वीजास टू दी लिस्टेड कंट्रीज। अच्छा, यहां पर कौन कौन से वीजा अफेक्ट नहीं हुए हैं ये समझ लीजिए। जो नॉन इमिग्रेंट वीजा हैं वो अभी भी इन देशों के लिए ओपन है। जैसे टूरिस्ट वीजा हो गया B2 वाला, बिजनेस वीजा हो गया B1 वाला, स्टूडेंट वीजा हो गया F1, टेम्पररी वर्क वीजा हो गया H1B। तो इस तरह के जो वीजाज हैं वो अभी भी ओपन है, ये देश के नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो वीजाज हैं इन पर भी स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये वीजाज भी आसानी से मिलेंगे। बताया जा रहा है कि इसमें भी प्रोसेसिंग टाइम लंबा लगेगा, अप्रूवल गारंटीड नहीं है, और हो सकता है कि यहां पर इसमें भी दिक्कतें आने लग जाएं। तो ये आपको समझना है कि जो 75 देश हैं इसके ऊपर काफी टाइट किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। और कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल है, ये 75 कंट्रीज आप देखोगे ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट्स हैं। अफ्रीका हो, एशिया हो, मिडिल ईस्ट हो, लैटिन अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप, कैरेबियन, हर एक देश ऑलमोस्ट अलग अलग कॉन्टिनेंट से आपको देखने को मिलेंगे। भारत इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन हमारे कुछ जो पड़ोसी देश हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी के जो कंट्रीज हैं, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, पाकिस्तान है, नेपाल है, ये सब जो देश और बाकी के ये 75 कंट्रीज टोटल आप देख पा रहे होगे, इन सभी के ऊपर ये बैन लागू होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि यूएस ने ये स्टेप क्यों लिया। देखो, ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन क्या दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, वो है पब्लिक चार्ज का। पब्लिक चार्ज क्या होता है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो अमेरिका में कोई पर्सन आ रहा है, फॉरेन नेशनल आ रहा है, और धीरे धीरे करके वो वहीं पर रहने लगता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं होने की वजह से क्या करता है कि वो गवर्नमेंट वेलफेयर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सरकार को काफी सारा पैसा इस फॉरेन नेशनल के ऊपर खर्च करना पड़ता है। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का आर्गुमेंट यही है कि ये जो पॉज है इसकी वजह से हम फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जा सकेंगे। मतलब इतना सारा पैसा हम किसी फॉरेन नेशनल पर क्यों खर्च करें। बहुत सारे गरीब जो फॉरेन नेशनल हैं, चाहे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बाकी देश हैं, वहाँ से लोग आते हैं जानबूझकर ताकि वो कमाई कर सके, वहाँ के लोगों से सब्सिडी, वहाँ की सरकार से सब्सिडी मिल सके। तो ये तरीका होता है करने का, और इसीलिए अमेरिका का कहना है कि हम ये नहीं चाहते हैं, इसके ऊपर हम रोक
रोक लगाना चाहते हैं। तो ये पब्लिक चार्ज कहा जाता है जब भी इस तरह के लोग वहाँ पर जाते हैं और सरकार का जो सब्सिडी है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। दूसरा यहाँ पर ब्रॉडर पॉलिसी जो है ट्रम्प की वो आपको देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा स्टार्टिंग से ही जो ट्रम्प हैं वो बार-बार कहते हैं कि इमिग्रेशन को कम करना है और यहाँ पर जो असाइलम रूल्स हैं उसको स्ट्रिक्ट करना है, टफर वीज़ा स्क्रीनिंग करनी है, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है। तो एक प्रकार से जो ट्रम्प की पॉलिसी है उसकी तहत जो है ये 75 देशों के ऊपर बैन लगाया गया है। क्रिटिक्स का आर्गुमेंट ये है कि ये जानबूझकर पूरी तरह बैन लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यूएस गवर्नमेंट यही कह रही है कि देखिए हम इन 75 देशों पर शायद ये बैन नहीं लगाते अगर ये देश की जो गवर्नमेंट है वो सही तरीके से लोगों की जांच करती। मतलब इन लोगों को जिस तरह से अलाउ किया जा रहा है अमेरिका के अंदर, तो ये जो कंट्रीज़ हैं वो प्रॉपर स्क्रीनिंग करती इनकी, ताकि इनको अलाउ ना किया जाए। अभी भी बहुत सारे गैप्स हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, जैसे मान लो पासपोर्ट वगैरह बन रहा है तो पासपोर्ट कहीं गलत तरीके से तो नहीं बन रहा है, तो ये वेरिफिकेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गया, बैकग्राउंड डेटा हो गया, ये जो 75 देश हैं वो सही से उसकी जांच नहीं करते हैं। कुछ जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो यूएस अथॉरिटीज़ के साथ शेयर भी नहीं करते हैं। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से ये जो बैन है वो लगाया जा रहा है। हैंस वीज़ा प्रोसेसिंग इज पॉज्ड अंटिल न्यू स्क्रीनिंग स्टैंडर्ड्स आर फाइनलाइज्ड। हो सकता है कि आगे चलकर कुछ नए स्क्रीनिंग स्टैंडर्ड्स लाए जाएंगे, तब में भी शायद इनको वापस जो है अलाउ किया जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि जो सस्पेंशन है प्रैक्टिस में कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहला है कि इमीडिएटली इस पर बैन लगाया जा रहा है। एक तो जो न्यू इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन है उसकी प्रोसेसिंग पर बैन लगेगा। अगर मान लो प्रिंटिंग और इंश्योरेंस ऑफ वीज़ा हो गया है लेकिन अभी अप्रूवल नहीं हुआ है तो भी उसके ऊपर बैन लग जाएगा, वो अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। एम्बेसी और काउंसलर ऑफिसर्स को बोला गया है कि जो फाइनल अप्रूवल है आप उसको विथहोल्ड कर दीजिए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हु में स्टिल बी एग्जम्प्टेड, कौन कौन से लोगों को अभी भी एग्जम्पशन मिल सकता है। देखो, जो ड्यूअल नेशनल्स के हैं, मतलब मान लो अगर आप कई बार आपने देखा होगा कई ऐसे देश हैं जो ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ करते हैं। भारत तो नहीं अलाउ करता। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, अगर आप किसी और देश का पासपोर्ट रखते हो तो वो अपने आप में इलीगल हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं वो अलाउ कर देते हैं, जैसे अमेरिका भी अलाउ करता है। तो जैसे मान लीजिए आपका 75 कंट्रीज़ के बैन लिस्ट में वो कंट्री का आपके पास पासपोर्ट है, लेकिन एक और पासपोर्ट है जो बैन लिस्ट में नहीं है, तो आप यहाँ पर यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, जो नेशनल इंटरेस्ट में अगर कोई चीज़ है तो उसमें एग्जेम्पशन दिया जा सकता है। ह्यूमैनिटेरियन और स्ट्रैटेजिक केसेस में केस बाय केस बेसिस पर आपको कुछ एग्जेम्पशन मिल सकता है। फिर इसके अलावा स्क्रीनिंग जो फोकस एरियाज है वो काफ़ी होने वाला है। मतलब फ्यूचर में जो इमिग्रेंट वीज़ा होंगे अब उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाएगी। आपके इनकम और एसेट्स को देखा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट को देखा जाएगा, फैमिली स्पॉन्सरशिप के स्ट्रेंथ को देखा जाएगा, हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंस हो गया। मतलब अब आगे चलकर इन देशों को अगर मान लो अलाउ भी किया जाता है तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स आएंगे कि आपके पास सफिशिएंट पैसा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास पैसा है नहीं, बस आप अमेरिका कैसे जैसे पहुंचना चाहते हो और फिर वहां का सब्सिडी का फायदा उठाना चाहते हो। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहां पर इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा। सबसे पहला है डिप्लोमेटिक स्ट्रेन। मतलब ये जो अफेक्टेड कंट्रीज हैं वो इसको डिस्क्रिमिनेटरी कहेंगे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहेंगे, इकोनॉमिकली बायस्ड कहेंगे। ये जो डिसीजन है कहीं ना कहीं एक मैसेज सेंड कर रहा है कि यूएस अपनी जो पॉलिसी है उसको शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम इमिग्रेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन। पहले एक इमिग्रेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जाता था अमेरिका को, अब उसमें बदलाव हो रहा है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन अब मैटर करता है मोर देन ह्यूमैनिटेरियन। और बाकी के देश भी हो सकता है इस तरह के स्ट्रिक्ट कदम उठाएं। अगर अमेरिका ये कदम उठा रहा है तो हो सकता है यूरोप में कई देश और बाकी की जो कंट्रीज हैं वो भी इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो ले सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली सवाल होता है कि इसको लेकर कंसर्न्स क्या हैं। देखो, क्रिटिक्स का आर्गुमेंट ये है कि ये जिस तरह से बैन किया जा रहा है, पॉज किया गया है, ये डी फैक्टो इमिग्रेशन बैन है। जानबूझकर इमिग्रेशन पर बैन लगाई जा रही है। ये डिसप्रोपोर्शनेटली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट करता है, क्योंकि लगभग सभी जो देश आप देख रहे हो वो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। ये कहीं ना कहीं जो इक्वल ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल्स है उसको वायलेट करता है। आगे क्या हो सकता है मामला कोर्ट में चला जाए। अभी देखिए काफ़ी चर्चा हो रही है कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसको लेकर जजमेंट आना है, वो अभी तक जजमेंट नहीं आया, देखना होगा उसको क्या होता है। हो सकता है ये वाला भी मामला कोर्ट में जाए। जो कांग्रेस है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, वो भी कह सकती है कि ट्रंप क्या अपने हिसाब से इस तरह का बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर, बट आई होप कि ये जो खबर आ रही थी आज सुबह से काफ़ी चर्चा चल रही थी, इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इंटरनेशनल प्रैक्टिस में वीज़ा रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होता है। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना, और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं,
टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 2027 का हमारा बैच हो गया, इसमें कंप्लीट आपको प्रिपरेशन कराई जाती है, 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर पर भेजा जाता है। ये कोड है अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है, इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो, यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और अपना एनरोलमेंट कंप्लीट करो। अभी भी कोई डाउट है तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400232393। याद रखिए यूपीएससी स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।